नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं आज। मैंने पहले भी इस विषय पर कई बार कहा है और मुझे लगता है कि ये विषय इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे देश की राजनीति किस करवट बैठ रही है। आखिर कांग्रेस अपना एजेंडा कैसे तय करेगी? क्या कांग्रेस राजीव गांधी के हत्यारों की तारीफ करने वाले हैं? राजीव गांधी के हत्यारों की तारीफ करने वाले लोगों के साथ सरकार चलाएगी? और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि मैंने आपको पहले दिन बताया था कि भाई जोसेफ विजय अच्छा काम कर सकते हैं, यंग हैं, लेकिन बाद में जैसे जैसे उनके तरीके दिखाई पड़े, पहले दिन तो उन्होंने अच्छा ऑर्डर किया था। पहले दिन उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि नहीं भाई मंदिरों के पास शराब की दुकानें नहीं होंगी, 500 मीटर दूर, कम से कम आधा किलोमीटर दूर होंगी। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने रंग दिखाने शुरू किए। तो मैंने उस दिन भी कहा था कि जोसेफ विजय कुछ रंग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो वैसे कि जब उदयनिधि स्टालिन बात कर रहे थे तो फिर और सनातन को दुनिया भर की गाली दे रहे थे, उस समय जोसेफ विजय के मुंह में दही जम गया था, आधी बात नहीं बोली थी। उस समय उनकी पार्टी के लोगों ने कहा कि नहीं भाई ये जो मामला है ये ऐसा नहीं है। एक्चुअली हाउस का डेकोरम मेंटेन करना चाहते थे, पहला दिन था, चीफ मिनिस्टर पहले दिन बैठे हुए थे, ये सब बातें करके ढांकने की कोशिश करी थी। लेकिन मैंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल की जगह पर अब मुझे लगता है कि जोसेफ विजय को चुन लिया गया और वो सरकार के अंदर सिस्टम करेंगे और ये इधर जेनजी चलाएंगे। आप देखिए कि इन्होंने घोषणा कर दी नीट की परीक्षा के बाद कि भाई अगर बांग्लादेश में सरकार बदल सकती है, नेपाल में बदल सकती है, तो भारत में क्यों नहीं जेनजी रोड पर आ सकता है। अरविंद केजरीवाल के इरादे बड़े खतरनाक हैं। अब एक की जगह मुझे लगता है दो हो गए हैं। पहले अरविंद केजरीवाल अकेले होते थे, बाकी पॉलिटिकल पार्टियां कैसी भी हों, लेकिन इस तरह का मूवमेंट तो नहीं चलाना चाहती थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि उनकी जगह जोसेफ विजय और जोसेफ विजय की जगह वो। ये बात मैंने उस दिन भी कहा था कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का स्ट्रक्चर बिल्कुल अरविंद केजरीवाल के स्टाइल में बनना, और अरविंद केजरीवाल ने जितनी जल्दी स्ट्रक्चर बनाया, कैडर बनाया और उसके बाद सरकार बनाई, और सरकार बनाने के बाद वो चुप नहीं बैठे, वो केंद्र में घुस गए। वो राज्य का काम करने के बजाय दूसरे प्रदेशों में, हालांकि फिर उनको लगा कि प्रधानमंत्री बनेंगे तभी काम सही हो पाएगा, प्रधानमंत्री बने बगैर नहीं हो पाएगा। अब उसी स्टाइल में जोसेफ विजय 1.5 वर्ष के अंदर पूरी पॉलिटिकल पार्टी बन गई, चुनाव हो गया, लोग टूटने की बजाय AIADMK तोड़ लाए वो। अब AIADMK टूटने के लिए आपको भारत में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ने के लिए कितना धन की आवश्यकता पड़ती है। अब वो धन किसने दिया होगा, कैसे दिया होगा, कैसे बिका होगा, कैसे टूटी होगी, फिर बाकी की जो कम्युनिस्ट और 6 पार्टियां हैं जो बाद में कांग्रेस के बाद आई, उन्होंने उनके समर्थन कैसे लिस्ट मिली होगी, कैसे उनके समर्थन लेटर मिले होंगे। क्यों? क्योंकि भारत में तो हम सब जानते हैं हॉर्स ट्रेडिंग होती है, और इसीलिए उस समय गवर्नर ने कहा था कि पूरी लिस्ट लेकर आओ। पूरी लिस्ट लेकर आने का मतलब है कि हॉर्स ट्रेडिंग का समय थोड़ा कम हो, लेकिन लिस्टें आ गई। अब ये लग रहा है कि एकदम ये सिस्टमेटिक, ये कंप्यूटर में प्रॉम्प्ट की तरह है कि एक प्रॉम्प्ट दिया और चल दिए। आज जोसेफ विजय ने एक ट्वीट किया और पोस्ट किया, और वो पोस्ट और ख़तरनाक है। जोसेफ विजय ने पोस्ट करके बताया कि भाई ये जो श्रीलंका के अंदर तमिलों की हत्याएं हुई थी या तमिल मूवमेंट जो चला था, उस तमिल मूवमेंट के वो मुल्लीवाइकल मैसेक्रे 2009 में हुआ था। आपको याद ही है कि तमिलनाडु के अंदर ये सब, वो तमिल बनाम सिंघली वहाँ चल रहा था। हालांकि सब ईसाई हो चुके हैं, फिर भी तमिल बनाम सिंघली चल रहा था, और वो तमिल बनाम सिंघली में एक बड़ा इतिहास है, ख़ासतौर से भारत में 1987 के बाद, और भारत में इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम पर या उससे पहले वहाँ ये सब कुछ शुरू हुआ था। तो शुरू होने के बाद जब यहाँ तमिल सरकारें बनने लगी, कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि जब तमिलनाडु में DMK AIADMK का राज्य शुरू हुआ और द्रविड़ के नाम से सरकार बनने लगी, तो डिस्टर्बेंस श्रीलंका में होना शुरू हो गया। हालांकि मैं किसी का पक्ष और विपक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि तमिल हैं, उनको अधिकार मिलने चाहिए। तमिलनाडु के तमिल हैं, हिंदू हैं, वो चाहे श्रीलंका में रहते चाहे भारत में रहते हो, सबको अधिकार समान है, सबको मिलना चाहिए। लेकिन
क्या राजीव गांधी की हत्या में शामिल लोगों को इस तरह से वो विजय कह सकते हैं कि नहीं नहीं, ये तो जो तमिल हैं ये प्रभाकरन कोई मृत व्यक्ति नहीं है, प्रभाकरन तो ब्ला 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 ब्ला। अब प्रभाकरन 2009 में मारा गया था और आपको सबको मालूम है कि राजीव गांधी हत्या का मुकदमा हिंदुस्तान में चला था और जब हत्या का मुकदमा चला था तो प्रभाकरन कभी प्रेजेंट नहीं हुआ। पहली बार सुप्रीम कोर्ट को रूलिंग देनी पड़ी थी कि अगर प्रभाकरन नहीं मिल पाया है या कोई एक व्यक्ति नहीं हमको मिलता है तो फिर आप उसके बगैर भी ट्रायल चला सकते हैं। वैसे तो नियम ये है कि जो अभियुक्त हैं उन सभी अभियुक्तों के साथ ट्रायल चलना चाहिए। अब एक अभियुक्त नहीं आ पाया, लंबे समय तक ट्रायल फंसा रहा, फिर इसलिए सुप्रीम कोर्ट को रूलिंग देनी पड़ी थी कि अगर इम्पॉसिबल हो जाए, लाइकली टू बी डाइड हो जाए, तो फिर उसकी एब्सेंट में भी ट्रायल चलाया जा सकता है। प्रभाकरन दोषी था राजीव गांधी की हत्या में। अब राजीव गांधी की हत्या में अगर प्रभाकरन दोषी था तो फिर और बाकी लोग भी, वो रामचंद्रन या नलिनी और ये सब, फिर प्रियंका गांधी उनसे जेल में मिलने गई तिहाड़ में। लोगों ने पूछा कि भाई आप राजीव गांधी के हत्यारों से क्यों मिलने गए? तब उन्होंने कहा नहीं मैं पूछने गई थी आखिर मेरे पिता की हत्या क्यों कर दी तुमने, मेरे पिता की हत्या में तुम लोग क्यों शामिल थे। अब इसमें तो अगर हम पुरानी बात कहें तो बहुत सारे राज खुलते हैं कांग्रेस के। सोनिया गांधी का भी नाम सामने आता है कि भाई उनका इंदिरा गांधी की मैसेक्रे में क्या वो था या राजीव गांधी में क्या था। ऐसे तमाम तरह के गॉसिप्स भी हो सकते हैं, ये सब चलते थे। लेकिन ये जो टेंशन है ये एथिकल टेंशन की तरह निकला था। अब इसको पूरा इतिहास जब समझेंगे तो ही पता लगेगा कि आखिर राजीव गांधी की हत्या, और मैं कह रहा हूँ बार बार मैं ये बात कहता हूँ कि जो लोग ऐसे लिखना चाहते हैं, जुडिशल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, हायर जुडिशल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, या फिर और जो कॉम्पिटिटिव सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, वो न्यूज़ मत पढ़ें। उनको न्यूज़ नहीं चाहिए, उनको एनालिसिस चाहिए। और हम एनालिसिस करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं ताकि देश का जो प्रबुद्ध वर्ग है उसको इन डेप्थ एनालिसिस प्राप्त हो सके। वो केवल गॉसिप्स पर ना चले, वो क्रेडिबल डेटा को खंगाले। इसलिए हम ऑनलाइन ऐप चलाते हैं। ऑनलाइन ऐप पर भी क्लासेस, जो हमारी क्लासेस होती हैं वो स्पेसिफिक होती हैं इतिहास भूगोल के साथ। लॉ भी हम पढ़ाते हैं तो इतिहास भूगोल के साथ पढ़ाते हैं। आप चाहें तो डिफरेंट कोर्सेज हमारे हैं, इनको ज्वाइन कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। खैर, श्रीलंका के बीच में जब तमिल का मामला खुला या बढ़कर सामने आया तो एक द्रविडियन लिगेसी सामने आई, आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स सामने आई। और आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स जब सामने आई तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो गया, क्योंकि ये हुआ कि वहाँ पर श्रीलंका के अंदर ये एक खेल शुरू हुआ। और खेल ये शुरू हुआ कि सब तमिल को सिंघलियों ने मारना शुरू कर दिया, ऐसा कहते हैं। और सिंघली मेजॉरिटी में है तो उनकी सरकार थी, उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। जब मारपीट शुरू कर दी तो जाहिर सी बात है कि इधर भी उसकी हवा आएगी। इधर इंदिरा गांधी इस बात का सपोर्ट करती रही। इंदिरा गांधी सरकार में थी, इंदिरा गांधी ने वहाँ बात करनी शुरू करी, भाई तमिल, चूँकि वो हिंदुस्तान की आइडेंटिटी के हैं, तमिलों को आप परेशान मत करिए, और ये वो बात होनी शुरू हुई। इंदिरा गांधी इस स्टैंड पर रहीं कि तमिलों को वहाँ स्वायत्तता मिलनी चाहिए, सिंघली सरकार ये सब ना करे। बाद में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी आ गए। राजीव गांधी जब सत्ता में बैठे तो इन्होंने क्या किया कि वहाँ अपने मतलब जो सिविल वॉर चल रहा था, उस सिविल वॉर में यहाँ से एयर स्ट्राइक करवा दी। यानी कि खाना पानी वहाँ पहुँचाया गया उनके लिए। खाना पानी पहुँचाने के अलावा ये बात मैं समझता हूँ कि जून 1987 की होगी, तो ऑपरेशन पूमा लाई ऐसा कहा गया कि वहाँ किया गया। और इस ऑपरेशन ने कई एक जेट्स वहाँ भेज दिए, मिराज हमने यहाँ से भेज दिए, और ट्रांसपोर्ट प्लेन्स भेज दिए, और वहाँ मतलब दर्जनों टन हमने सामग्री खाने की तमिलों के लिए भेजी। इतने में कोई बुराई नहीं थी, आपने भेजी, आपका अच्छा है। इसी समय पर वहाँ उनके कमांडर 1987 में ही कमांड जो ये सब चल रहा था, इसके बीच में सिंघली सरकार यानी तमिल सरकार, श्रीलंका सरकार के साथ भारत का एकॉर्ड साइन हुआ। भारत और वो मिलकर बात हुई, और बात हुई तो एकॉर्ड साइन हो गया, और ये हो गया कि भाई उनको स्वायत्तता आप देंगे और उनको फ्री उनकी भाषा का संरक्षण देंगे, जो हमारी सरकार का स्टैंड हुआ करता था। श्रीलंका सरकार ने ये कहा कि अगर ये शांत ना हुए तो क्या भारत इनको शांत करेगा? राजीव गांधी इस बात पर एग्री हो गए।
उन्होंने पीस कीपिंग फोर्सेस बना दी। पीस कीपिंग फोर्सेस श्रीलंका में जब वहाँ ये प्रभाकरण वगैरह ने मानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा भाई देखो, हमें तो एक तमिल स्टेट चाहिए। ये तमिलनाडु के लोग भी कह रहे, डीएमके AIADMK भी कह रहा था कि तमिल स्टेट वहाँ बना दो, उनको स्वायत्तता दे दो, और इधर भारत सरकार भी ऐसे ही कह रही थी। लेकिन एकॉर्ड साइन हो गया कि भाई आप इनको संरक्षण देंगे और इनको परेशान नहीं करेंगे, ये वो। राजीव गांधी इस बात के लिए एग्री हो गए। राजीव गांधी एग्री हो गए तो पीस कीपिंग फोर्सेस की बात कर दी। हालांकि प्रभाकरण ने कभी ये बात स्वीकार नहीं कही। तो पीस कीपिंग फोर्सेस के खिलाफ प्रभाकरण ने अब स्टेटमेंट देने शुरू हुए। वो LTT का चीफ था। 12 कमांडर मारे गए। मतलब जब नहीं वो माने, उन्होंने कहा भाई देखो, हमारा अपना इशू है, भारत सरकार इसमें क्यों बीच में पड़ रही है। तब राजीव गांधी ने पीस कीपिंग फोर्सेस भेज दी। पीस कीपिंग फोर्सेस ने वहाँ उनके 12 कमांडर मार दिए। अब 12 कमांडर मार दिए, युद्ध शुरू हो गया तो बहुत कुछ हो गया। अब ऐसी परिस्थिति में पीस कीपिंग फोर्सेस वहाँ पर थी और तब तक राजीव गांधी की सरकार गिर गई 1989 में। राजीव गांधी की सरकार गिरने के बाद उस समय जो सरकार बनी, उस सरकार ने क्या किया, उस सरकार ने पीस कीपिंग फोर्सेस विड्रॉ कर ली। पीस कीपिंग फोर्सेस, चूंकि तमिलनाडु भड़क चुका था, चूंकि वो भड़क चुके थे, वीपी सिंह को लगा कि नहीं, वीपी सिंह उस समय गृह मंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी सरकार में, तो वीपी सिंह को सारी स्थिति मालूम थी। उनको ये एहसास हो गया, क्योंकि राजीव गांधी के ऊपर हमला भी हो चुका था वहाँ श्रीलंका के अंदर, तो इनको लगा कि नहीं, हमें पीस कीपिंग फोर्सेस वापस ले लेनी चाहिए, अपने ही लोगों के खिलाफ ये जो फोर्स है वो नहीं भेजनी चाहिए। पीस कीपिंग फोर्सेस वापस आ गई। पीस कीपिंग फोर्सेस वापस आ गई, लेकिन प्रभाकरण के दिमाग में ये बात रही कि राजीव गांधी गड़बड़ है। राजीव गांधी जब वहाँ से हट गए तो राजीव गांधी 1991 में तमिलनाडु के दौरे पर गए थे। हालांकि पहले से सूचनाएं थी कि भाई कुछ इंटेलिजेंस की रिपोर्टें थी। राजीव गांधी माने नहीं और लोगों के बीच में घुस गए। तो वहाँ एक आत्मघाती बम फोड़ा गया और राजीव गांधी को माला पहनाई गई और राजीव गांधी की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद LTT पर ही प्रश्न खड़ा किया गया और LTT पे प्रश्न खड़ा करके भारत में मुकदमा चलाया राजीव गांधी हत्याकांड का। ये पूरा इतिहास है। अब इस इतिहास में हालांकि हम लोग विड्रॉ कर गए, लेकिन श्रीलंका सरकार तो सामने फॉरवर्ड रही। 2009 में श्रीलंका, मतलब उनकी फाइनल जंग हुई जाफना में और इधर। अच्छा, मजे की बात यह है कि हम सॉवरेंटी की बात करते हैं, भाई किसी भी सॉवरेन गवर्नमेंट के अंदर हम कैसे घुसेंगे, लेकिन हाँ, उनका संरक्षण होना चाहिए, ये हम मानते हैं। श्रीलंका सरकार ने 2009 में लगभग 40,000 लोग 72 घंटे एक बड़ा ऑपरेशन जाफना में चलाया। लगभग 40,000 लोग मार दिए LTT के। इसी युद्ध को मल्लीवाइकल मैसेक्रे कहा जाता है। इसमें प्रभाकरण भी मारा गया। अब जोसेफ विजय के लिए मैंने कहा था कि LTTE और ग्लोबल मार्केट फोर्सेस और इंटरनेशनल शक्तियां हो सकता है उनके पीछे हों, और ये जो शक्तियां इनके पीछे होंगी, इनका ही सारा मतलब ये कहा गया कि भाई इनके लिए काम कर रहे थे। इसलिए मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि इलम का जो ड्रीम था, मतलब अब LTTE को जिसने भारत का प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मार दिया हो, आज के प्रेजेंट के कांग्रेस के बड़े लीडर राहुल गांधी के पिता की हत्या कर दी हो, उसके लिए जोसेफ विजय क्या कहते हैं? जोसेफ विजय कह रहे हैं, इलम ड्रीम इज नॉट टेररिज्म, इट्स ए आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी का युद्ध था, ये आइडेंटिटी का वार है, ये कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं। भारत ने तो LTT को टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर रखा है, इंटरनेशनली घोषित करके रखा है, हमने तो मुकदमे भी चलाए और कांग्रेस ही सबसे बड़े भुक्तभोगी इसमें है। फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाए हैं और ये स्टेटमेंट देते हैं। तो मुझे लगता है कि तमिलनाडु अब नए सिरे से फॉरेन पॉलिसी, भारत की फॉरेन पॉलिसी पर इंटरवीन कर रहा है और नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये व्यक्ति थ्रेट हो सकता है, क्योंकि वो LTTE के लिए ऐसी बात करना उन्होंने शुरू कर दिया है। ये ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी की बात कहें या वैसी बात करें, वो अलग बात है। मैं समझता हूँ कि 1983 से ये सारा चक्कर शुरू हुआ और 1983 से लेकर और 2009 तक चला। आपने 1987 में पीस एकॉर्ड किया हो, आपने फिर इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस वहाँ पर भेज दी हों,
मतलब आप सोचो कि वो कैजुअलिटी उन्होंने की जैसे वियतनाम में हुआ था कभी 1990 में फाइनल ट्रिगर हुआ, जिसको संडे इंटरव्यू कहते हैं। और ये संडे इंटरव्यू ही 1990 का जो राजीव गांधी ने दिया, ये उनके लिए बड़ा खतरनाक था। राजीव गांधी ने कहा कि अगर मैं सत्ता में फिर से लौट कर आता हूँ, क्योंकि चुनाव तो 89 का हो चुका था, 19 मतलब सरकार भी ऐसे ही चल रही थी माइनॉरिटी में, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं सत्ता में आता हूं तो श्रीलंका के अंदर फिर से पीस कीपिंग फोर्सेस भेजूंगा, जो पहले भेजी थी, जिसने नरसंहार वहां पर किया था। बोले मैं फिर से भेजूंगा, मैं अपने अकॉर्ड पर अटल हूं। आई विल सेंड द IPK बैक टू डिसआर्म द LTT। मैं LTT को ख़त्म कर दूंगा और मैं डिसआर्म कर दूंगा। मैं समझता हूं कि उस दिन 21 मई 1991, अब देखो 19 मई को जोसेफ विजय स्टेटमेंट दे रहे हैं और 21 मई को 1991 में राजीव गांधी की हत्या की थी LTT ने, और LTT के प्रभाकरण को वो इस समय प्रेस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं वो तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, वो तो अच्छे लोग हैं, वो द्रविडियन आइडेंटिटी के लिए काम कर रहे हैं और हम उनके साथ हैं। तब मैंने कहा था कि LTTE का सपोर्ट इनके पास है, और LTTE का सपोर्ट है, इंटरनेशनल मार्केट फोर्सेस का, इंटरनेशनल शक्तियों का सपोर्ट ऐसा लग रहा है कि जोसेफ विजय के पास है। और जोसेफ विजय अब केजरीवाल के पार्ट 2 हैं। केजरीवाल दूसरी स्ट्रेटजी पर, जंजी पर लग गए हैं ताकि अब उसमें, और ये दूसरे कामों पर लग गए हैं। बॉर्डर स्टेट है, चिंता करना स्वाभाविक है। इसलिए ये कांग्रेस के मंथन की बात है, ये कांग्रेस के मंथन की बात है कि वाकई में कांग्रेस इसका विरोध करेगी कि नहीं करेगी, जो जोसेफ विजय का आज स्टेटमेंट आया है। कांग्रेस के तो पितामह और उनके पूरे परिवार के लिए सबसे बड़ा कलंक LTT ही है। फिर क्या करेंगे ये मैं नहीं समझता, लेकिन ये बात तो पक्की है कि राहुल गांधी को सत्ता के आगे कोई दूसरी चिंताएं मुझे नहीं लगता कि हैं भी। इसलिए ये शांति शाम तक, कल तक, परसों तक टूटे तो अच्छा होगा, तो पता लगेगा कि कांग्रेस वाकई में सत्ता के लिए, राहुल गांधी सत्ता के लिए बैठे हुए हैं, या फिर राहुल गांधी वाकई में अपने पिता के हत्यारों की भी चिंता, मतलब हत्यारों के खिलाफ कुछ विचार करेंगे और जोसेफ विजय को प्रेशराइज करेंगे कि उनके स्टेटमेंट से वो सहमत नहीं हैं। ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है जो मुझे लगता है कि राहुल गांधी कैसे सॉल्व करेंगे ये वही जानते होंगे। जय हिंद।